गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप अभी सुन रहे हैं माँ पार्वती कोचिंग सेंटर से लालू कुमार को। और आज जो हम बात करने आए हैं ये मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर के बारे में करेंगे। सबसे पहले मेजनी के बारे में बताएंगे मैं आपको। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक और योग सेनापति था। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। उसके आगे हम बताएंगे। अगर इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बना रहे। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। मेजनी के बारे में आपको फिर से बताते हैं। मेजनी एक साहित्यकार थे और एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और सेनापति था, लेकिन वह तत्कालिक राजनीतिक परिस्थिति की बेहतर समझ नहीं रखता था। अतः इसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यावहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। सन 1848 में जब फ्रांस सहित यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीतिक में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर में था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिससे सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गए। 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इम्मैनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीति के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबूर की महत्ता काफ़ी बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर आ गया।
इस प्रकार इटली की समस्या को काबूल ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। काबूल ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूल की आलोचना भी की गई कि उसने नीस तथा सेबाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तत्व भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि 2 प्रांत को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल की दृष्टि में संभव नहीं था। इसी बीच 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अतः वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबूल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन को सेबाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूँकि इन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतें परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर दी। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतें का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुएल को शासक माना। अब दोस्तों गैरिबाल्डी के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। गैरिबाल्डी इसी बीच एक क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांतिकारी दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी पैसे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था।
परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई थी। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए थे। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी के समर्थक बन गए थे। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। वस्तुतः काबूल के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबूल ने उनके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तथा काबूल ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना को त्याग दी। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी को दक्षिण क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुएल द्वारा दिया भी गया था, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसरित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने इसकी जीवनी लिखी। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूल की मृत्यु हो गई और इस तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुएल ने स्वयं किया। 1870 से 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुएल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमैनुएल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को